भारतीय इतिहास में वर्णित कथा के अनुसार समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। अपने कौशल के दम पर उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। मौर्य काल के पतन के बाद कई राज्यों और राजाओं का उदय हुआ, लेकिन कोई मौर्य का मुकाबला नहीं कर सका। परंतु समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मौर्य काल को चुनौती दी और राज्य विस्तार के शासन में उनसे भी आगे बढ़ गए। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे एक धनी भूस्वामी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त इन्हीं के पुत्र थे। वे बचपन से ही काफी बुद्धिमान और तेज थे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन समुद्रगुप्त का राजा बनना उनके कई भाइयों को पसंद नहीं आया और उन्होंने समुद्रगुप्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन समुद्रगुप्त के पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाया और समुद्रगुप्त जीत गए। राजा बनने के बाद समुद्रगुप्त की चाह थी कि एक ऐसा साम्राज्य बनाया जाए जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में हो। समुद्रगुप्त ने उत्तर में हिमालय तक सभी राजाओं को जीतने के साथ ही दक्षिण पूर्व के शासकों को अपने राज्य में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। माना जाता है कि उनकी सेना कांचीपुरम तक प्रभावी थी। समुद्रगुप्त ने करीब 40 सालों तक शासन किया। उन्हें संगीत से भी बेहद प्रेम था। उन्हें कई सिक्कों में वीणा बजाती हुई दिखाया गया है। उन्होंने धर्म, साहित्य, कला आदि को खूब बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन स्तर में भी काफी सुधार कर दिया था। उनके राज्य में सुख सुविधाओं के सभी साधन थे, लेकिन ये साधन केवल उच्च तबके के लोगों के पास ही था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राज्यों को जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण किया और उनका शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ही देश ने गणित, एस्ट्रो साइंस आदि के क्षेत्र में बेहद तेजी से विकास किया। यही वो काल था जब पहली बार देश में सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। गुप्त वंश के राजा बेहद ताकतवर थे। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले गुप्त राजवंश के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण राजा समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद जो महान कार्य किए, उनको अभिलेखों में लिखवाया। उसके दरबार में कवि हरिसेन रहता था, जिसने समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं और अभियानों को आलेखों में लिखा। उसके आलेख उसी स्तंभ पर लिखे गए हैं जिस पर सम्राट अशोक के लेख हैं। यह अभिलेख वर्तमान समय में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इस अभिलेख में उसकी दिग्विजयों, व्यक्तित्व और चरित्र का प्रमाण मिलता है। अभिलेख में समुद्रगुप्त को लाख गायों का दानी, विद्वान, विद्या का संरक्षक, धर्म का प्रचारक, कविराज, संगीतकार इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। समुद्रगुप्त अखिल भारतीय साम्राज्य से बेहद प्रभावित हुआ। उसने भारत को राजनीतिक एकता में बांधा। वर्तमान कश्मीर, पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर उसने संपूर्ण भारत पर अपने शासन का झंडा लहराया।
उसका प्रभुत्व आसपास के देशों में भी फैला हुआ था। श्रीलंका के मेघवर्धन में गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। इस कार्य को करवाने के लिए उसने कई सारे उपहार भी भेजे। बाद में समुद्रगुप्त ने इस कार्य को अनुमति भी दे दी, जिससे पता चलता है कि वह विदेशी राजाओं के साथ भी मित्रता पूर्वक व्यवहार रखता था। समुद्रगुप्त ने अपने बल पर एक नए युग की स्थापना की। समुद्रगुप्त एक महान शासक, कूटनीतिज्ञ और विद्वान था। उसने गंगा यमुना दो आप पर सैन्य मार्च किया, जिसमें 9 राजाओं रुद्रदेव, चंद्रवर्मन, नाग, नागसेन, मतील, नंददंत, गणपति, अच्युत, नंदी एवं वलवर्मा आदि को हरा दिया और उनको अपने राज्य में मिला लिया, जहां ग्रहण अर्थात शत्रु पर अधिकार, मोक्ष अर्थात शत्रु को मुक्त करना और अनुग्रह अर्थात राज्य को लौटाना। असल में समुद्रगुप्त को पता था कि दूर देश के राज्यों पर खुद का शासन चलाना संभव नहीं है, तो उसने उन राज्यों को जीतने के बाद अपने शत्रु को ही सौंपकर अपना आधिपत्य बनाए रखा। समुद्रगुप्त पहले उनसे युद्ध करता और उन्हें हरा देने के बाद उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता था, परंतु बाद में उन राज्यों को उन्हीं राजाओं को सौंप देता था जो युद्ध में हार गए थे। इस तरह से उसने बहुत सारे राजाओं का विश्वास जीत लिया और भारत को एक धागे में बांधने का काम किया। मध्य भारत पर समुद्रगुप्त का शासन पहले से ही कायम था। उसके भय से सीमांत क्षेत्रों के राज्यों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। प्राचीन युग में राजा अपने प्रभुत्व स्थापित हो जाने या महान कार्य पूरा हो जाने के बाद एक यज्ञ करवाते थे, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया और सोने के सिक्के चलाए, परंतु यह बात इलाहाबाद की आलेख में नहीं मिलती है। असल में इलाहाबाद की अभिलेख की शुरुआती 4 लाइनें मिट चुकी हैं, तो कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि इन लाइनों में समुद्रगुप्त की अश्वमेध यज्ञ का वर्णन था। समुद्रगुप्त की पोती ने भी उसकी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया है, जो शिलालेख पर आज भी देखा जा सकता है। असल में अश्वमेध यज्ञ की प्रथा सदियों से बंद हो चुकी थी, जिसे समुद्रगुप्त ने फिर से शुरू किया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था, जिसने सोने के सिक्के बनवाए। इन सिक्कों पर उसकी तस्वीर बनी हुई थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार समुद्रगुप्त ने कुषाण साम्राज्य के शासक वासुदेव द्वितीय के सिक्कों की नकल करके अपने सिक्के बनवाए। वासुदेव द्वितीय के सिक्कों पर जिस तरह से वासुदेव को दिखाया गया है और कलाकारी की गई है, ठीक उसी तरह से समुद्रगुप्त को भी बैठा हुआ दिखाया गया है और उन पर भी वैसी ही कलाकारी की गई है। समुद्रगुप्त ने सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की। कवि हरिसेन द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति में उसे एक महान सम्राट बताया है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, जो उसकी रानी दत्ता देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त का यह इतिहास हमें आज भी एक विद्वान शासकीय की याद दिलाता है, जिसने भारत को एकता के धागे में पिरोया।